ओके सो गुड इवनिंग ऑल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है लास्ट वाले सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राशि। सर मेरे को एक तो ईटीएफ नहीं समझ में आया ओके। और एक मैं पढ़ रही थी अभी, एक सेकंड, गिल्ट फंड, हम्म। वो नहीं समझ में आया। ओके। ईटीएफ क्या होते हैं? सिंपली ईटीएफ का फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। यूजुअली जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाई करते हो तो आप किसी भी टाइम बाई करिए, आपको एनएवी प्राइस क्या मिलता है? जो क्लोजिंग प्राइस होता है, डेली का एक क्लोजिंग प्राइस होता है, राइट। अ, जैसे कोई स्टॉक्स आप बाय करते हो तो जिस टाइम आप बाय करते हो उस टाइम पे स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा होता है उस टाइम का स्टॉक, मतलब उस टाइम का प्राइस आपको एलोकेट होता है। बट म्यूचुअल फंड में एट द एंड ऑफ द डे जो भी एनएवी प्राइस क्लोज होता है वो प्राइस आपको मिलता है। तो ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जैसे गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ। इनमें क्या होता है कि अगर आपने 12 ओ क्लॉक को अपने यूनिट्स को बाई किया तो 12 ओ क्लॉक पे जो भी गोल्ड या सिल्वर का प्राइस चल रहा होता है वो प्राइस आपको एलोकेट होता है। मीन्स ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज पे ही ट्रेड किए जाते हैं, ऐसे नॉर्मली आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ बाय नहीं कर सकते, आप उसको एक्सचेंज पे ही बाय कर सकते हो थ्रू योर डिमैट अकाउंट। सो ऐसे फंड्स को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। तो दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्चुअली होते हैं, एक गोल्ड ईटीएफ एंड एक सिल्वर ईटीएफ। पर यहाँ एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ? एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एंड अच्छा। एनएससी। अच्छा, ओके। ठीक है। तो ठीक है सर। ईटीएफ्स के जो भी यूनिट्स आपको एलोकेट होते हैं, जो लॉट होते हैं, वो एग्जैक्ट वही टाइम पे होते हैं जब आप ट्रांजेक्शन करते हो। सपोज आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड स्कीम ही है। बट वो गोल्ड का जो भी प्राइस चल रहा होता है वो तुरंत का प्राइस कैप्चर कर लेता है, तुरंत ही आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। अदर देन ईटीएफ जितने भी फंड्स होते हैं उनमें आपको क्लोजिंग का एनएवी प्राइस मिलता है। मतलब डेली एंड ऑफ द डे, जैसे किसी भी स्कीम के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, उनका एक प्राइस क्लोज होता है। 3:30 को मार्केट क्लोज होता है। तो क्लोजिंग के टाइम पे एनएवी प्राइस, डेली का एनएवी प्राइस अपडेट होता है। तो सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अभी पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको अभी का यूनिट नहीं मिलेगा, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब कल 3:30 बजे जो भी प्राइस एनएवी क्लोज होगा उस टाइम का एनएवी प्राइस आपको अलॉट होगा। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। ईटीएफ में अगर अभी मार्केट चल रही है, अभी आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, तुरंत गोल्ड का जो भी प्राइस रहेगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, या सिल्वर का जो भी प्राइस रहेगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। क्लियर है? जी सर। जी सर। तो सर दूसरा, ईटीएफ आपको में, गिल्ट फंड पे डाउट था, राइट। हाँ जी हाँ जी, गिल्ट का ईटीएफ फुल में फॉर्म सर एक होता है बात और गवर्नमेंट पूछनी इशूड लॉन्ग टर्म डेट। है। डी यहाँ पे साइलेंट है, डी नहीं लिखा जाता। गवर्नमेंट इशूड लॉन्ग टर्म। ठीक है। सो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। फंड मैनेजर, जैसे गिल्ड फंड हुआ तो गिल्ड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फंड मैनेजर आपके पैसों को गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, जिनका ड्यूरेशन 10 ईयर्स या 7 ईयर्स या 13 ईयर्स या 20 ईयर भी हो सकता है। क्लियर है? जी सर। थैंक यू। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सचिन। सर मेरा एग्जाम अभी ये 26 को था। तो ओके। अभी क्लास मतलब ये लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप क्लास लीजिए। आपका एग्जाम क्लियर हो गया? आपने एग्जाम क्लियर कर लिया सचिन? सचिन, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक क्लास तो सर मैंने आपकी लाइव ली थी, ओके। और दो क्लासेस की मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी सर। ठीक है। और एग्जाम आपका क्लियर हो गया, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी हो गया सर। ओके। फर्स्ट फिर भी अटेम्प्ट में आप ही हो गया क्लास सर। क्लास फिफ्टी लेंगे तो एट आए आपका सर। नॉलेज ही गेन होगा। कितने मार्क्स आए थे आपके? 58 सर। ओके। सो बढ़िया है, मार्क्स आपके अच्छे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्वेश्चंस रहे होंगे एग्जाम में वो भी यहाँ पे दिखेंगे। आप लोगों हाँ की हाँ। भी हेल्प कर सकते हैं, बाकी लोग जो ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, आप उनको हाँ बता जी हाँ जी। सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आते हैं।
सर जो जो आपने बोला है ना, रियली उससे बहुत मतलब फायदा मिला। और क्योंकि मैं तो 3 क्लास देखी ओवरऑल आपकी, हम्म। और लास्ट में एक रात पहले 2 ढाई घंटे पढ़ा, और उतने से हो गया। मतलब जो आप बताते हैं वो तो 100% है, श्योर शोटा आता ही है। ओके। हाँ, तो आप सबके लिए, जितने भी लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, आप सब लोग ट्रेनिंग लीजिए। जिस पॉइंट्स से मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ या जिस पॉइंट्स को मैं बताता हूँ इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रेनिंग से भी आपको हेल्प बिल्कुल सर, मिलेगा। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, सो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। कल हमने यहाँ से छोड़ा था सेबी एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड का आप एडवर्टाइज देखते होंगे, म्यूचुअल फंड सही है या फिर किसी स्कीम का एडवर्टाइज, या तरह तरह के में आप म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइज देखते रहते होंगे। सो जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एडवर्टाइज करना चाहती है या किसी स्कीम के बारे में एडवर्टाइज करना चाहती है, तो उसके लिए भी सेबी के रेगुलेशंस हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या चीज़ आपको शो करना होगा इन्वेस्टर्स को, क्या नहीं शो करना होगा। इस पे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनसे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहला, नो सेलिब्रिटीज शैल फॉर्म पार्ट इन द एडवर्टीजमेंट। ओके, ये एडवर्टीजमेंट जो बताया, नो सेलिब्रिटीज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, जब किसी स्कीम का एडवर्टाइज किया जा रहा होता है, कोई स्कीम स्पेसिफिक एडवर्टाइज किया जा रहा होता है, या फिर कोई एएमसी अपने खुद के एएमसी हाउस अपना खुद का एडवर्टाइज करना चाह रही होती है, उस टाइम पे वो किसी सेलिब्रिटी से अपना एडवर्टाइज नहीं करवा सकती है। सेलिब्रिटी उसका एडवर्टाइज नहीं कर सकता। सेलिब्रिटीज के एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, ना कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस को, ना ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को। सो कोई भी सेलिब्रिटी किसी स्कीम या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, या कोई एएमसी कोई स्कीम किसी सेलिब्रिटी से अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करा सकती। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एडवर्टीजमेंट करा सकती है। मतलब म्यूचुअल फंड सही है वाला जो आप देखते होंगे ना, म्यूचुअल फंड सही है, वो एडवर्टीजमेंट सेलिब्रिटी कर सकते हैं, अदरवाइज किसी स्कीम या किसी एएमसी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट शैल कंटेन information that is timely and convenient with the disclosure made in the scheme information document, statement of additional information document and key information memorandum. ओके, जब भी किसी स्कीम का या किसी एएमसी का एडवर्टीजमेंट होता है, तो उस एडवर्टीजमेंट में वही चीजें दिखाई जा सकती हैं जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड हो या स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन्ड हो। ठीक है, अभी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में, अभी मैं बता दे रहा हूँ। किसी स्कीम के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हर स्कीम की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सिड, SID। ठीक है, जब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इन दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक छोटा डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो सपोज जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, तो SBI म्यूचुअल फंड तो एक एएमसी है, एक कंपनी है। SBI म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम होती हैं, SBI स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो सपोज आपको SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको SBI स्मॉल कैप फंड का स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, इन दोनों को मर्ज करके एक छोटा डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसको बोलते हैं की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं किम। किम एक छोटा डॉक्यूमेंट होता है, इन दोनों डॉक्यूमेंट की समरी होता है जिसमें आपको स्कीम का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और कंपनी का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये किम डॉक्यूमेंट होता है। तो जब भी एडवर्टीजमेंट होता है किसी भी स्कीम का या किसी कंपनी का, तो उस एडवर्टीजमेंट में वही चीजें कंटेन होनी चाहिए जो ऑलरेडी सीड एंड साई में है। Advertisement shall be accompanied by the standard warning in
Eligible fund with states mutual fund investment are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully. So जब भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो उसके लास्ट में ये लाइन एक बोल्ड अक्षरों में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जैसे टीएनसी अप्लाई बहुत फास्ट करके निकल जाते हैं, राइट, बहुत छोटे अक्षरों में टीएनसी अप्लाई लिख देते हैं, टर्म एंड कंडीशंस भी पूरा नहीं लिखते। बट म्यूचुअल फंड में ये नहीं चलता। म्यूचुअल फंड में क्लियरली ये लाइन मेंशन होनी चाहिए किसी भी एडवर्टाइज में, that mutual fund is subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully. ये प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। अगर राइटिंग में एडवर्टीजमेंट हो रहा है, होल्डिंग्स में हो रहा है, अगर टीवी पे हो रहा है, रेडियो पे हो रहा है, या किसी ऐसे वे में एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो प्रॉपरली इसको बोल के बताना चाहिए कि हिंदी में हो रहा है तो हिंदी में, इंग्लिश में हो रहा है तो इंग्लिश में। While advertising payout of dividend, all advertisements shall be disclosed the declared the dividend declared or paid in rupee per unit. जब भी किसी स्कीम का डिविडेंड एडवर्टाइज किया जा रहा हो, जैसे किसी स्कीम के बारे में एडवर्टीजमेंट आया, कोई स्कीम के बारे में एडवर्टीजमेंट मिला और वहां पे डिविडेंड को एडवर्टाइज कर रहे हैं, डिविडेंड हमेशा रुपीस पर यूनिट में ही एडवर्टाइज होना चाहिए। जैसे स्कीम में आप डिविडेंड्स लेते हैं, स्कीम में 3 ऑप्शंस होते हैं, एक ग्रोथ, दूसरा डिविडेंड पे आउट, तीसरा डिविडेंड प्री इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया है तो आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कितना मिलता है? रुपीस पर यूनिट। सपोज किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो ऐसा बोलेगा 2 रुपीज पर यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो आपके पास जितने यूनिट्स होंगे उसका, अगर आपके पास 100 यूनिट है तो 2 रुपीज पर यूनिट है, 200 रुपीज आपको डिविडेंड मिलेगा। सो डिविडेंड हमेशा रुपीज पर यूनिट में ही डिक्लेयर होता है, या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो रुपीज पर यूनिट ही बताएंगे, ना कि परसेंट वाइज बताएंगे। इन केस ऑफ ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड मनी मार्केट फंड wherein investor have very short investment horizon, the performance can be advertised by simple annualized of yield. If a performance is figure is available for at least 7 days, 15 days and 30 days. Okay. जैसे कोई भी लिक्विड फंड होता है या ओवरनाइट फंड होता है या शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई भी फंड होता है जहां पे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, ऐसी स्कीम्स में कौन कौन से फंड है? मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड, जो 1 साल से कम की मैच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे फंड का जब परफॉर्मेंस एडवर्टाइज किया जा रहा होता है, आपने देखा होगा ना, किसी स्कीम के बारे में आप सर्च करिए तो आपको दिखेगा कि 1 साल में इतना रिटर्न आया, 2 इयर्स में इतना आया, 5 इयर्स में इतना आया, सिंस इंसेप्शन इतना आया। तो जब भी कोई मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड को एडवर्टाइज किया जाता है, तो उसमें लास्ट 7 डेज में कितना रिटर्न बनाया स्कीम ने, लास्ट 15 डेज में कितना बनाया एंड लास्ट 30 डेज में कितना बनाया, ये भी प्रोवाइड करना चाहिए अपने एडवर्टीजमेंट में, या कहीं पर भी स्कीम को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर स्कीम पुरानी है तो फिर 1 ईयर में कितना आया, 3 इयर्स में कितना आया, 5 इयर्स में कितना आया एंड सिंस लॉन्च कितना आया, ये भी वहां पे इंडिकेट करना जरूरी है। डिस्क्लोजिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, अभी वहीं पे फिर से आएंगे। इसके पहले वाला पॉइंट, ये जो मैंने आपको बताया, इसको आप अगले ही स्लाइड में कंसीडर करिए। यहाँ पे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड मनी मार्केट फंड के एडवर्टीजमेंट में 7 डेज, 15 डेज और 30 डेज का भी परफॉर्मेंस विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। और परफॉर्मेंस एडवर्टीजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ CAGR फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन। सो 3 फंड्स मैंने आपको बताया जिसमें 7 डेज, 15 डेज और 30 डेज भी मैंडेटरी है दिखाना। उसके अलावा जितने भी फंड्स होते हैं उनमें लास्ट 1 ईयर में कितना परफॉर्म किया स्कीम ने, लास्ट 3 इयर्स में कितना परफॉर्म किया एंड लास्ट 5 इयर्स में कितना परफॉर्म किया एंड सिंस लॉन्च कितना परफॉर्म किया, ये चारों चीजें दिखानी मस्ट है। जब भी किसी स्कीम के बारे में आप देखेंगे तो आपको पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया स्कीम ने, 3 इयर्स में कितना दिया, 5 इयर्स में कितना दिया एंड सिंस लॉन्च कितना दिया, ये चारों चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी ऐड करना चाहे, 1 मंथ में कितना दिया, 3 मंथ में कितना दिया, 6 मंथ में कितना दिया या 2 इयर्स में कितना दिया, ऐड कर सकता है। बट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन
ये चार चीजें मेंशन होनी जरूरी है। अगर वो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड है तो 7 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज का भी एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न ऑन, ओके, CAGR। CAGR क्या होता है, कोई बताएगा? ये जो रिटर्न्स दिखाए जाते हैं वो CAGR में दिखाए जाते हैं। आप किसी भी स्कीम का रिटर्न देखेंगे, लास्ट 1 ईयर में दिया है 30%, लास्ट 5 ईयर्स में दिया है 18%। तो आप सोचेंगे कि 5 ईयर में 18% और 1 ईयर में 30% कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली जो रिटर्न्स दिखाए जाते हैं वो CAGR में दिखाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। समझ में आ गया? किसी को CAGR नहीं पता है तो एक बार बताए, तो मैं आपको बताता हूँ CAGR क्या होता है। ओके, सबको पता है? ठीक है। CAGR फिर भी बता देता हूँ। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मीन्स, जैसे कोई स्कीम ने फर्स्ट ईयर परफॉर्म किया 30%, सेकेंड ईयर परफॉर्म किया 20%, थर्ड ईयर परफॉर्म किया माइनस में, तो इसका जो एवरेज कंपाउंडेड ग्रोथ होता है, कंपाउंडेड मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, एवरेज कितना आया लास्ट 5 ईयर में वो दिखाया जाता है। मतलब कोई स्कीम अगर 1 ईयर में दिख रही है 30% का रिटर्न दिया, मतलब उसका NAV 10 से चढ़ के 13 रुपए हो गया होगा। लेकिन लास्ट 5 ईयर में अगर 20% दिखा रहा है, इसका मतलब कि एवरी ईयर 20% इंक्रीज हुआ है CAGR की वैल्यू। Okay, point to point return on standard investment of rupees 10,000 shall also be shown in the addition to CAGR for the scheme to provide ease of understanding the to retail investor. ओके, जब भी किसी स्कीम को किसी वेबसाइट पे या किसी भी बुक में मेंशन किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, तो उस केस में ये भी दिखाना जरूरी है कि अगर किसी ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो वो स्कीम ने आज तक कितना पैसा बना के दिया। मतलब आप देखेंगे कि आपने 2 साल के पहले इस स्कीम में 10,000 रुपए डाले होते तो अभी कितनी वैल्यू होती। तो जिनको CAGR का मतलब नहीं होता, जिनको एनुअलाइज रिटर्न का मतलब नहीं पता होता है, जो परसेंट में कैलकुलेट या समझ नहीं सकते, वो ये डाल के समझ सकें 10,000 अगर मैंने 2015 में किसी स्कीम में डाला तो 2023 में उसकी क्या वैल्यू हुई। तो ये भी दिखाना मैंडेटरी है कि 10,000 इन्वेस्ट किया तो अभी की वैल्यू कितनी हुई। It should be clearly mentioned whether the disclosed performance of the regular or direct plan of the mutual fund. A footnote should be clearly mentioned that different plan have different expenses structure. Okay, so म्यूचुअल फंड स्कीम्स में दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान क्या होता है? जहां से आप डायरेक्टली MC से, कोई इन्वेस्टर ने बीच से इंटरमीडियरीज नहीं लिया, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली MC से स्कीम बाय कर रहा है, तो ऐसी स्कीम्स को बोलते हैं, ऐसे प्लान को बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। मतलब एक इन्वेस्टर को पता है म्यूचुअल फंड में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली MC से ले सकता है स्कीम, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। सो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कोई चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस कम होते हैं। दूसरा प्लान होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर रेगुलर प्लान में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बीच में इन्वॉल्व होता है, जिसने इन्वेस्टर को गाइडेंस दिया है आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम बाय करना चाहिए। उस केस में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब स्कीम के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी किसी स्कीम का एडवर्टाइज हो रहा है तो वहाँ पे ये भी दिखाना ज़रूरी है कि डायरेक्ट प्लान में कितना एक्सपेंस लग रहा है और रेगुलर प्लान में कितना एक्सपेंस लग रहा है। In the same if the same fund manager has not managed the scheme for the full period for which the information is being published in the advertisement, कोई भी स्कीम का एडवर्टाइज किया जा रहा है जिस स्कीम को एक से ज्यादा फंड मैनेजर्स ने मैनेज किया है, मतलब किसी फंड मैनेजर ने आज के 10 साल के पहले मैनेज किया रहा होगा, उसने कंपनी स्विच कर दी या उसने जॉब छोड़ दिया, तो दूसरा फंड मैनेजर जाहिर सी बात है उसको मैनेज करेगा। तो ऐसे केसेस में ये चीज दिखाना जरूरी है कि कौन कौन से फंड मैनेजर ने कितने कितने ड्यूरेशन के लिए इस स्कीम को मैनेज किया है। परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्कीम मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर along with their
respective scheme benchmark shall be provided in the term of CAGR for the period of 1, 3 and 5 years. ओके, सो जैसे किसी स्कीम का परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, कोई स्कीम को आपने गूगल पे सर्च किया या कहीं पर भी देख रहे हैं, तो वो स्कीम को जो भी फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो शायद वो फंड मैनेजर और भी कुछ स्कीम्स को मैनेज कर रहा हो। तो जब भी ऐसा होता है तो अदर स्कीम्स का परफॉर्मेंस और साथ ही साथ वो स्कीम का बेंचमार्क ये भी मेंशन होना जरूरी है। तीसरा, इफ द नंबर ऑफ स्कीम मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर इज मोर देन 6, then the AMC may disclose the total number of scheme managed by the fund manager along with the performance data of top 3 and bottom 3 schemes. अगर कोई फंड मैनेजर 6 स्कीम से ज्यादा स्कीम्स को मैनेज कर रहा है, कोई फंड मैनेजर 6 स्कीम से ज्यादा स्कीम्स को मैनेज कर रहा है, उस केस में एएमसी को ये दिखाना पड़ेगा कि ये फंड मैनेजर कितनी स्कीम्स मैनेज कर रहा है, नंबर ऑफ द स्कीम मैनेज्ड बाय द सेम फंड मैनेजर, एंड वो फंड मैनेजर्स जो स्कीम मैनेज कर रहा है उसके टॉप 3 परफॉर्मिंग स्कीम्स एंड बॉटम 3 परफॉर्मिंग स्कीम्स को दिखाना मैंडेटरी है। क्लियर है? कोई भी फंड मैनेजर अगर 6 से ज़्यादा स्कीम्स को मैनेज कर रहा है तो उसकी टॉप 3 एंड बॉटम 3 परफॉर्मिंग स्कीम्स को मेंशन करना मैंडेटरी है, और ये भी बताना जरूरी है कि कितने स्कीम्स को फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल फंड एट इंडस्ट्री लेवल, जब कोई सेलिब्रिटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा होता है तब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? सो सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ increasing awareness of mutual fund as a financial product category. However, such celebrity endorsement of mutual fund at industry level are subject to the following conditions. So सेबी ने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट को अलाउ किया हुआ है इंडस्ट्री लेवल पे, ना कि एएमसी लेवल पे, ना कि स्कीम लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेवल पे सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या और भी सेलिब्रिटीज हैं जो एडवर्टीजमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, बट वो किसी कंपनी या किसी स्कीम को प्रमोट नहीं करते, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। तो क्या है, द सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट शैल नॉट प्रमोट एज अ स्कीम ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आर टू बी यूज्ड एज अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर एएमसी। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो किसी एएमसी को, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को या किसी स्कीम को प्रमोट नहीं कर सकते। Expenses towards such celebrity endorsement shall be limited to the amounts that are aggregated by mutual fund at the industry level for the purpose of conducting investor education and awareness initiative. So ये एडवर्टीजमेंट जो म्यूचुअल फंड सही है वाले एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, इंडस्ट्री लेवल एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट करे क्यों जाते हैं? ताकि म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस बढ़े, मार्केट में लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सो जो ऐसे एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो लिमिटेड हैं। सेबी ने सारी एमसीज को बोला है कि अगर आप इंडस्ट्री लेवल का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो लिमिटेड, एक्चुअली 0.2% ऑफ देयर प्रॉफिट, इतना पैसा वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में लगा सकते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी शैल बी रिक्वायर्ड फॉर issuance of any endorsement of mutual fund as a financial product which feature a celebrity for the purpose of increasing awareness of mutual fund. ओके, जब भी कोई सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट कराना चाहता है, कोई भी एमसी इंडस्ट्री लेवल पे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कराना चाहती है, तो उसके लिए सेबी का परमिशन लेना मैंडेटरी है। सेबी परमिट करेगी तो ही वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करा सकता है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट है किसी को? सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस श्योर। ये जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स में इनको एम्प्लॉय करते हैं, तो ये एएमएफआई करता है या इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड करता है? ये क्या होता है ना, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनमें एजुकेशन फंडिंग के नाम पे एक सेपरेट अमाउंट होता है। जैसे स्कीम का एक्सपेंसेस होता है ना, किसी स्कीम का एक्सपेंस सपोज 2% है, तो 2% का कुछ पार्ट होता है जो एडवर्टीजमेंट के लिए ही या फिर
अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए ही होता है। तो एएमसीज को मैंडेटरी वो अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्चा ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो तो इट इज नॉट अ कंबाइंड, एक सब लोग मिलके एक हायर करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सारी ओके, एएमसीज अलग अलग करती हैं। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। तो सर जो भी एजुकेशन एडवर्टीजमेंट का फंडिंग पर एक क्वेश्चन था। एक्सपेंस सेबी ने डिसाइड किया हुआ है, वो एक्सपेंस उनको एडवर्टीजमेंट में, एजुकेशन में, एजुकेशन मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन तीनों चीजों पे उतना एक्सपेंस तो करना ही है। हाँ जी, कोई सर क्वेश्चन ये था? एजुकेशनल फंडिंग पर एक क्वेश्चन था जो आया था कल हम्म 26 को। इसमें ये था कि अगर किसी का म्यूचुअल फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया और वो अनक्लेम्ड है, माने अब हम्म उसका कुछ कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो हम्म वो पैसा कहाँ जाएगा, ऐसा एक ओके, क्वेश्चन था। तो मैंने देखिए। तो उस पर ठीक है एजुकेशन फंडिंग पे ही कर दिया, क्योंकि और मुझे कोई लॉजिकल लगा नहीं और नहीं, पता नहीं है उसमें सही बहुत है कि सारी नहीं। चीजें होती हैं। जी पहले तो अनक्लेम्ड अमाउंट है, 3 इयर्स तक वो सेम स्कीम में रहेगा। ठीक है। ठीक है। 3 साल तक अगर कोई क्लेम नहीं करता तो उन पैसों को मनी मार्केट फंड में डाल दिया जाता है, वो रहेगा ठीक अगले 4 इयर्स तक। ठीक है। 4 इयर्स तक भी अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो फिर हम्म। उसको एज अ एडवर्टीजमेंट मीन्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेशन, एडवर्टीजमेंट, इनके लिए यूज कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि सर ठीक। ये ही ऑप्शन उसमें थोड़ा लॉजिकल था, मैंने इसी को लगाया था इसलिए। ओके। सो 7 इयर्स तक अगर कोई क्लेम नहीं करता तो 7 इयर्स के बाद एएमसी सोच सकती है कि इन पैसों को एजुकेशन मीन्स फाइनेंशियल एजुकेशन में एक्सपेंस कर सके। हाँ मतलब जो जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की एजुकेशन में लगाया जा सकता है, उनको एजुकेट करने में, जैसे एडवर्टाइजमेंट वाला हो गया, है ना। करेक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट भी तो एजुकेट करने के लिए ही है ना। करेक्ट, इंडस्ट्री लेवल एडवर्टीजमेंट, ना कि हाँ किसी अच्छा। स्कीम को प्रमोट करना, किसी एएमसी को प्रमोट करना, सिर्फ और अब सिर्फ म्यूचुअल पर्टिकुलर तो फंड नहीं कर इंडस्ट्री को सकते किसी प्रमोट को। करने के लिए। जी जी जी, थैंक यू सर। और कोई डाउट है अभी? जी सर, लास्ट स्लाइड में सर आया था स्कीम बेंचमार्क। हम्म। सर स्कीम बेंचमार्क का क्या मतलब है? बेंचमार्क मैंने स्टार्टिंग में बताया था राशि, पता नहीं आप थे उस ट्रेनिंग में, नहीं थे। सर फर्स्ट बेंचमार्क क्या क्लास में नहीं होता है? थी। कंपैरिजन के लिए होता है। हम्म। अभी मैं इसको सिंपल एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक क्लास है, उसमें आप अकेले स्टूडेंट हैं, आपने 80% मार्क अचीव किया। आपने अच्छा किया या बुरा किया, मीन्स ये अच्छे मार्क्स हैं या बुरे मार्क्स हैं? सर 80 डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन 80% इज अ गुड। अगर उस साइड जाएंगे, अगर अकेले ही हैं तो कोई ही फर्क नहीं पड़ता कोई क्योंकि फर्क वो नहीं लोग पड़ता, करेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चे हैं, एक का 70 आया, आपका 80 आया, देन हाँ तो अच्छा है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। करेक्ट। सो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर 30% परफॉर्म कर गई तो अच्छा परफॉर्मेंस है या बुरा परफॉर्मेंस है? सर इट डिपेंड्स कि उसके कंपटीशन में कौन है, करेक्ट। कंपैरिजन में हमारे पास और कोई है या नहीं है। हाँ। तो म्यूचुअल फंड को की स्कीम को कंपेयर करने के लिए बेंचमार्क्स होते हैं। ओके। वो बेंचमार्क कोई ना कोई इंडेक्स होता है। हम्म। इंडेक्स मतलब समझ गए ना आप? निफ्टी 50, निफ्टी राइट। 100, निफ्टी हम्म। स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी हम्म। बैंक। सो जैसे लार्ज कैप फंड होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट। जी। सो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स जब लॉन्च होते हैं ना, तो उनको बताना होता है कि उनका बेंचमार्क कौन सा है। मतलब निफ्टी 50 है, या निफ्टी ओके। 100 है, या निफ्टी नेक्स्ट हम्म। 50 है। हम्म। अभी सपोज उन्होंने निफ्टी 50 बेंचमार्क ले लिया, तो 100 कंपनी में भी वो नहीं करेंगे, टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 उनका बेंचमार्क है। अगर फंड मैनेजर ने स्कीम लॉन्च करने के पहले बोल दिया हमारा बेंचमार्क निफ्टी 100 है, तो टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बोल दिया नेक्स्ट 50 है, नेक्स्ट 50 मतलब स्टार्ट, टॉप 50 कंपनी को छोड़ के उसके बाद की 50 कंपनीज, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर उन्होंने इंडेक्स सेलेक्ट किया, मतलब वो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो स्कीम को उसके स्कीम के परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, मीन्स वो बेटर परफॉर्म कर रही है या बेटर कर रही है, इसके लिए वो बेंचमार्क होता है। तो आप देखेंगे निफ्टी 50 ने अगर 15% परफॉर्म किया, और आपकी स्कीम जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 ही है उसने 13% किया, तो बैड परफॉर्मेंस है, करेक्ट। बेंचमार्क ने किया 15%, आपकी स्कीम ने किया 17%, तो 2% का आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिया एक्चुअली, तो बेटर परफॉर्मेंस है।
तो किसी स्कीम को कंपेयर करने के लिए जो बेंचमार्क होता है, जो इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स ही उसका बेंचमार्क होता है। गॉट इट सर। क्लियर? आप सबको जी। समझ में आ गया बेंचमार्क क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं? किसी भी स्कीम का बेंचमार्क कोई ना कोई इंडेक्स होता है। अब स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप के इंडेक्सेस, स्मॉल कैप में भी 3-4 इंडेक्सेस होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा स्कीम का कौन सा इंडेक्स उसका बेंचमार्क है। तो इन फ्यूचर अगर आपको स्कीम देखना है कि उसने बेटर परफॉर्म किया या बेटर परफॉर्म नहीं किया, तो आपको उस इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी स्कीम का परफॉर्मेंस देखते हैं, ये एडवर्टीजमेंट कोड में शायद वो लाइन नहीं आई, तो आपको स्कीम के बेंचमार्क का परफॉर्मेंस भी साथ ही साथ दिखता है। ठीक है? ओके, यहाँ से और किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे चलते हैं। इन्वेस्टर्स राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये आप समझ लीजिए क्या है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है बट शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आर entitled to some important rights which are meant to protect the investment and bring more transparency to the mutual fund investors. So सबसे पहला राइट है राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। सो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा कहाँ गया? म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट में। म्यूचुअल फंड स्कीम ने उस पैसों से क्या किया? बहुत सारे शेयर्स खरीदे होंगे या बॉन्ड्स खरीदे होंगे। तो आपका राइट है, एक्चुअली आप एक पार्शियल राइटफुल मीन्स आपको एक राइट होता है वो स्कीम में, आप उस स्कीम को ओन करते हैं बहुत ही पार्शियल अमाउंट में। ओके, सो जो जितना परसेंट आप उस स्कीम को ओन करते हैं, उतने यूनिट्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबको पता है आपको यूनिट्स मिलता है। तो जितने यूनिट्स आप ओन कर रहे हैं, उतने पार्ट के आप ऑनर हैं स्कीम के, आप बेनिफिशियल ऑनर हैं। ठीक है? सो आपको क्या मिलता है? यूनिट सर्टिफिकेट। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने यूनिट्स आपको मिले, इसका सर्टिफिकेट मिलता है। एक्चुअली ये फिजिकल नहीं मिलता, आपको मेल पे आता है, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर्स को राइट है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी चेंज कर दें। मतलब सपोज आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपका कोई क्लाइंट है, उसने आपके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसके ब्रोकर आप हुए। इन फ्यूचर अगर उस इन्वेस्टर को आपकी सर्विस पसंद नहीं आती या कोई भी रीजन हो, वो आपको चेंज करना चाहता है, अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना चाहता है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टर एएमसी को सिर्फ एक लेटर लिख के देगा कि आई वांट टू चेंज माय ब्रोकर, और कौन सा ब्रोकर उसको रखना है उस ब्रोकर का कोड डाल देगा। तो आप उसके ब्रोकर नहीं रहोगे, कोई नया ब्रोकर अपॉइंट हो जाएगा उसकी जगह पे, मीन्स नया ब्रोकर बन जाएगा। ऐसा करने के लिए इन्वेस्टर को आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपसे उसको कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली एमसी में जाके अपना ब्रोकर चेंज कर सकता है। सर इस पर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, आया हुआ क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ सर। पूछिए। इस पर क्वेश्चन आया था कि क्या जब अगर कोई इन्वेस्टर चेंज करना चाहता है अपने ब्रोकर को, क्या उसके लिए कोई फीस लगेगी? कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर में गया। ओके, थैंक यू। सो कोई भी इन्वेस्टर अपना ब्रोकर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम चेंज कर सकता है। इसके लिए उसको एग्जिस्टिंग ब्रोकर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर इन्वेस्टर अगर बीच से ब्रोकर को हटाना ही चाहता है, तो बीच से ब्रोकर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्लान। सो इन्वेस्टर कैन गो डायरेक्ट ऑल्सो, इसके लिए आपसे एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। सो इन्वेस्टर को एक राइट है कि वो अपना ब्रोकर चेंज कर सकता है किसी भी टाइम, कभी भी, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। या फिर इन्वेस्टर बीच से ब्रोकर को हटा भी सकता है और वो डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट मतलब जिसमें ब्रोकर्स नहीं होते। राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यूनिट होल्डर्स को राइट है कि वो एएमसी के सारे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकें। सारे नहीं, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट एक्चुअली। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रस्ट है तो उसका ट्रस्ट डीड का जो डॉक्यूमेंट है, एक्चुअली में वो म्यूचुअल फंड कंपनी है या नहीं है,
ये आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। ओके, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, जो कस्टोडियन है उसके साथ एएमसी का जो सर्विस एग्रीमेंट है उसको आप चेक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट जो एएमसी या कस्टोडियन या फिर ट्रस्टीज के बीच में हुआ है आप उसको चेक कर सकते हो। आरटीए एग्रीमेंट, जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट और एएमसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है आप उसको देख सकते हो। ओके, ये दोनों तो एमसी का होता नहीं है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द ओके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एमसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने का आपको राइट है। अगर आपको किसी एएमसी के ये डॉक्यूमेंट्स चेक करना है तो आप एएमसी में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज, इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पे नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम कितने नॉमिनीज हो सकते हैं किसी एक फोलियो में? 3 नॉमिनीज। सो 3 नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम, आप चाहे 1 करिए, चाहे 2 करिए या फिर 3 करिए। और इन तीनों को कितना परसेंट आपको एलोकेट करना है, मान लीजिए एक नॉमिनी को आप 20% देना चाहते हैं, दूसरे को 40 देना चाहते हैं, तीसरे को 40 देना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कौन से नॉमिनी को कितना परसेंट एलोकेशन देना है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये भी क्वेश्चन शायद आया रहा होगा कि कितने नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम। सो आया था मैक्सिमम सर। 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। आया था? हाँ जी सर, आया था। मैंने 3 को ही मार्क किया था, पढ़ के गया था सर इसको। करेक्ट। अभी यहाँ पे 2-3 चीजें और बता दूं। म्यूचुअल फंड फोलियोज जॉइंटली भी ओन किए जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर एंड थर्ड होल्डर होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम 3 नॉमिनीज हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं, मतलब होल्डर्स हो सकते हैं। एंड एक म्यूचुअल फंड फोलियो में आप 5 बैंक अकाउंट ऐड करा सकते हैं। अगर आपके पास 5 बैंक अकाउंट है तो आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 5 बैंक अकाउंट्स को ऐड करा सकते हैं। सो मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट्स, बैंक मैक्सिमम 3 अकाउंट पर एक यूनिट क्वेश्चन था सर। होल्डर्स। हाँ जी। बैंक अकाउंट पर ये क्वेश्चन था कि आपका जो बैंक अकाउंट है हम्म। वो कौन सा डिफॉल्ट बैंक अकाउंट माना जाएगा। तो उसमें कई ऑप्शन थे, मैंने जो टिक किया वो अभी आप बता पाएंगे करेक्ट है कि नहीं। मैं कहा जिससे हमने उसकी पेमेंट गई है, माने अगर मैंने कोई परचेज किया है कोई यूनिट्स को, तो जिस बैंक अकाउंट से यूनिट परचेज का ऑर्डर गया है वो वाले को डिफॉल्ट बैंक अकाउंट माना जाएगा, ऐसा मैंने लगाया। नहीं, सही है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस वे में पूछा गया है। 5 हाँ बैंक सर। अकाउंट आप 5 बैंक अकाउंट्स आप किसी किसी भी फोलियो में आप मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग हाँ में सर, जिस ऐड। बैंक से आपने पेमेंट किया बिल्कुल। है वो बैंक तो बाय डिफॉल्ट आपकी ऐड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, ऐसा तो ही आपकी था। डिफॉल्ट बैंक होगी। इन फ्यूचर हम्म। अगर आप अपनी डिफॉल्ट बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, उसमें मतलब बैंकिंग पे भी 1-2 क्वेश्चंस आए थे। एक तो यही वाला एग्जैक्टली जो मैंने पूछा है कि आपका डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, तो जिससे हमने ऑर्डर लगाया है और पेमेंट गई है वो वाला बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। करेक्ट। और दूसरा एक ये था कि अगर आपको डिफॉल्ट अकाउंट चेंज करना है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 5 ऐड कर सकते हैं, और हम्म। मैं भी चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा डिफॉल्ट बैंक अकाउंट एसबीआई है हम्म। और मैं उसे चेंज करके अब किसी दूसरे आईडीबीआई एचडीएफसी कुछ करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं क्या। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको नए बैंक का कैंसिल चेक और एक फॉर्म के साथ चेंज इन बैंक अकाउंट डिटेल का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म के साथ हम्म। आपको सबमिट करना होगा, आपका डिफॉल्ट बैंक चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि बैंकिंग पे क्वेश्चन आया था ना, तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये सब बताने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, आपको आंसर पता है तो आप उसको सही आंसर करके ही आएंगे। जी। ओके, राइट टू प्लेस म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अभी इन्वेस्टर्स को राइट है वो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं और उस पे लोन ले सकते हैं। क्लियर? सो म्यूचुअल फंड यूनिट को आप प्लेज करके उस पे लोन ले सकते हैं। ओके, तो कोई भी फाइनेंशियर है उसके पास आपको प्लेज करना होगा, मतलब फाइनेंशियर मतलब जो बैंक्स लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी देती है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड देती है, वैसे बैंक्स के पास या वैसे एनबीएफसी कंपनीज के पास आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स गिरवी रख के
आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। राइट टू ग्रेवियंस रिडर्सल। ग्रेवियंस रिडर्सल में क्या होता है, आपका जितने भी कंप्लेंट होती हैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर, जितने भी कंप्लेंट होती हैं, सेबी ने एक ये भी मैंडेट किया है कि जब आपका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट रेडी होता है, तो आप उसमें ये भी मेंशन करिए कि आपकी एएमसी पे कितने कस्टमर कंप्लेंट हैं, कितने उसमें से रिड्रेस हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें भी मेंशन करना ज़रूरी है, और एक इन्वेस्टर का राइट है ये इन्फॉर्मेशन लेना कि कितने ग्रेवियंसेस हैं जो ऑलरेडी रिड्रेस हो चुके हैं, कितने हैं जो अभी भी पेंडिंग है। सो कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादातर कंप्लेंट अभी पेंडिंग है रिड्रेस करने के लिए, ऐसी एमसीज को नई स्कीम लॉन्च करने की परमिशन नहीं मिलती है। The scheme related document also have detail of the number of complaints received. Okay, वो सेम है। So scheme information document में स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट से दो डॉक्यूमेंट होते हैं, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो इन डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन होना कंपलसरी है कि कितने कंप्लेंट्स आए हैं उसका एएमसी के अगेंस्ट, और कितने उसमें से रिड्रेस हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, और कितने भी पेंडिंग हैं। सो अगर ज़्यादातर कंप्लेंट आपकी पेंडिंग होंगी या बहुत सारी कंप्लेंट्स आपकी पेंडिंग होंगी, तो सेबी आपको नई किसी भी एमसी को नए स्कीम्स लॉन्च करने का परमिशन नहीं देगा। राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट। ओके, जब भी किसी स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट होना मतलब चेंज होना मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई स्कीम लार्ज कैप स्कीम है, लार्ज कैप फंड है, आपने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है। इन फ्यूचर चल के एएमसी डिसाइड क्या करती है कि लार्ज कैप स्कीम को चेंज करके हम मिड कैप बना देते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ लोग के लिए हो सकता है, कुछ लोग के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने लार्ज कैप स्कीम समझ के ही वहां पे पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब किसी स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज किया जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको एक 30 डेज का विंडो प्रोवाइड किया जाता है। उन 30 डेज में अगर वो स्कीम से निकलना चाहें, तो विदाउट एनी एग्जिट लोड वो स्कीम से निकल सकते हैं। जो स्टे करना चाहते हैं, स्कीम में रहना चाहते हैं, वो स्कीम में रह सकते हैं, या जिन इन्वेस्टर को चेंजेस से कुछ इफेक्ट हो रहा है या निकलना चाहते हैं, उस 30 डेज के विंडो में निकल सकते हैं। इन 30 डेज में अगर वो अपने यूनिट्स को सेल करते हैं, तो कोई भी एग्जिट लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी सवाल आता है एग्जिट लोड क्या होता है। सो एग्जिट लोड कोई भी स्कीम का एक लॉक इन पीरियड होता है। एक्चुअली वो लॉक इन पीरियड नहीं होता, वो एक एग्जिट लोड पीरियड होता है। ये स्कीम टू स्कीम वेरी कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 80% स्कीम में 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है। इस 1 ईयर के अंदर अगर आप अपने यूनिट्स को बेचते हैं, सपोज आज आपने यूनिट खरीदा और 1 साल के पहले ही यूनिट्स को आपने सेल किया, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि टोटल फंड वैल्यू पे लगता है। मतलब जो भी एनएवी चल रहा होता है, एनएवी का 1% आपका एग्जिट लोड कट जाता है। सो ये होता है एग्जिट लोड। सो अगर कोई स्कीम का फंडामेंटल चेंज हो रहा है, आप एग्जिट लोड पीरियड में आ रहे हैं, लॉक इन पीरियड में आ रहे हैं, तो भी आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जब भी किसी स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है, सो चेंज होने के पहले जितने भी उसके एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स हैं, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि ये स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एएमसी और ट्रस्टी को मिलके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी देना होता है। एक न्यूज़पेपर जो नेशन वाइड होना चाहिए, पूरे इंडिया में वो न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहा है, ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना चाहिए। दूसरा, एक न्यूज़पेपर जो रीजनल लैंग्वेज में हो, जहाँ एएमसी की हेड ऑफिस जहाँ पर भी है, उस रीजन में जो भी लैंग्वेज यूज होती हो, उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज देना जरूरी है। राइट टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ
एएमसी, ओके, किसी भी एएमसी को या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाई 75% ऑफ द यूनिट होल्डर। स्कीम के 75% यूनिट होल्डर अगर चाहते हैं कि स्कीम को टर्मिनेट किया जाए तो स्कीम टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। या फिर मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज ओके। सो किसी स्कीम को बंद करने के लिए या किसी एएमसी को टर्मिनेट करने के लिए 75% यूनिट होल्डर अगर वोटिंग करते हैं कि स्कीम या एएमसी को बंद करना है तो एएमसी बंद हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड, मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज। सो यहाँ पे ट्रस्टीज वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, बट मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज अगर बोलते हैं कि स्कीम को या फिर एएमसी को बंद करना है तो भी एएमसी बंद हो सकती है। मतलब किसी एएमसी में 4 ट्रस्टी हैं जिनमें से 3 बोल रहे हैं कि स्कीम को बंद करना है या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को बंद करना है, तो वो एएमसी या फिर वो स्कीम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो टर्मिनेट हो जाएगी। राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट। एएमसी एक्सपेक्टेड टू मेक continuous effort to remind the investor through later to claim their dues. The amount the annual report has to mention the unclaimed amount of the number of the such investor for each scheme. Recovery of unclaimed amount by the investor is as follows. The investor claimed the money within 3 years. The payment is based on prevailing NAV after adding the income earned on the unclaimed money. If the investor claim money after 3 years, the payment is based on the NAV at the end of 3 years. अभी इसको आप समझिए। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम का ड्यूरेशन है, ठीक है। अनक्लेम्ड मनी होता क्यों है, कब होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपने एसबीआई का बैंक अकाउंट यूज करके उस स्कीम में इन्वेस्ट किया और आपने ऑप्शन लिया डिविडेंड पे आउट, ठीक है। डिविडेंड पे आउट में क्या होता है, स्कीम आपको डिविडेंड्स देती है, ठीक है। तो डिविडेंड कहाँ आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। बट जैसे ही आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपका एसबीआई का अकाउंट क्लोज हो गया, तो डिविडेंड आपको कहाँ आएगा, आपको एएमसी चेक भेजेगी, वो भी अनक्लेम्ड हो गया, आपका एड्रेस भी चेंज हो गया है। या फिर इन केस ऑफ डेथ, आपको ना ही डिविडेंड मिल रहा है ना ही कुछ मिल रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, सपोज ये टाइम पे एएमसी ने या स्कीम ने डिविडेंड दिया या फिर स्कीम बंद हो गई, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, किसी भी केस में आपका पैसा अनक्लेम्ड हो गया, आपको पैसे मिलने थे बट मिले नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो क्या होगा, अगले 3 साल तक ये पैसे वापस इसी स्कीम में आ जाएंगे। सपोज जिस टाइम पे आपको पैसे मिलने थे उस टाइम पे एनएवी प्राइस था 15 रुपए, ठीक है। जब आपको पेमेंट मिलने थे उस टाइम पे एनएवी प्राइस था 15 रुपए और आपको मिलने थे 15,000 रुपए, ठीक है। सपोज ये टाइम पे अगर आप अपने अमाउंट को क्लेम करेंगे, मान लीजिए 3 साल के पहले आपने अपने अमाउंट को क्लेम किया, इस टाइम पे एनएवी प्राइस चल रहा है 20 रुपए, तो आपको कितना मिलेगा, 20,000 रुपए। मतलब जो भी एनएवी का प्राइस होगा उसके बेस पे आपको पैसे मिलेंगे, अगर यहाँ से लेके अगले 3 साल के पहले आप कभी भी आते हो पैसे लेने तब। बट अगर आपने तीसरे साल नहीं लिया पैसा, इस डेट से 3 साल, मतलब एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, इस टाइम पे सपोज यूनिट प्राइस चल रहा है 30 रुपए, तो आपका वैल्यू कितना होगा, 30,000 रुपीज। इस पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ से स्कीम से पैसे निकल जाएंगे, कितने निकलेंगे, 30,000 रुपीज। सो अगर आप 3 साल के बाद अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को क्लेम करते हो तो पेमेंट इज बेस्ड ऑन द एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तीसरे साल के एंड में जो एनएवी प्राइस होगा उसके बेस पे आपको पेमेंट मिलेगा। इसके बाद कभी भी आप आओ, यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आते हो, किसी भी टाइम आप आते हो, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर जो भी एनएवी प्राइस है वो कंसीडर किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि 30,000 ही आपको मिलेगा। इस 30,000 को क्या किया जाता है, तीसरे साल के एंड में स्कीम से पैसे निकल गए, कितने निकले, 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए को एक सारी एमसीज के पास अनक्लेम्ड अमाउंट को रखने के लिए एक अलग स्कीम होती है, एक सेपरेट स्कीम होती है जो कि मनी मार्केट फंड होता है, ठीक है। सो जैसे ये 30,000 रुपए स्कीम से निकलेगा, इसको उस अनक्लेम्ड अमाउंट वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दिया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट फंड।
ठीक है। सो आगे आप कभी भी आएंगे, ये पैसा जो भी मनी मार्केट फंड में ग्रो हुआ रहेगा वो अमाउंट आपको मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगले 4 साल तक अब आप नहीं आते हो तो फिर एएमसी ट्राई करेगी कि उसको एजुकेशन फंड में डाल दे, मतलब यहाँ से लेके 7 इयर्स। वही केस हो गया ना सर, शुरू वाला जिस पर बात कर रहे थे। हाँ जी। क्लियर है अनक्लेम्ड अमाउंट कैसे सर हाँ काम जी, हाँ आफ्टर करता जी। है? 7 इयर्स अगर कोई आता है तो उसको फिर वो मिलेगा फंड या नहीं, चांसेस हैं कि नहीं बढ़िया मिलेगा। क्वेश्चन। क्योंकि वो वो एमसी टू एजुकेशन फंड में एमसी जा मैटर चुका कर सकता है। हाँ। एमसी के पास सफिशिएंट अमाउंट है है। एडवर्टीजमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो आपका पैसा यूज नहीं करेगी वो। ऐसा कोई 7 साल के बाद एमसी यूज कर सकती है, बट ना करे वो उसकी मर्जी है। मतलब एमसी के पास ऑप्शन है, वो यूज करना चाहती है नहीं करना चाहती। मैं बेसिकली 7 साल के बाद ये जरूरी नहीं है कि मिले, बट मिल भी सकता है। यस। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी अनक्लेम्ड अमाउंट एक्चुअली होता ही नहीं है, बहुत ही कम केस में अनक्लेम्ड अमाउंट होता है। ये कोई भी स्कीम आप ओपन एंडेड स्कीम में ही इन्वेस्ट करेंगे, वो स्कीम परपेचुअल होती है, कंटिन्यूसली आपका पैसा बढ़ते जाएगा, आप कभी मत क्लेम करिए। अनक्लेम्ड अमाउंट तो तब होता है जब स्कीम बंद हो गई या फिर स्कीम में आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया है, डिविडेंड्स आपको नहीं मिल रहे हैं। इन केसेस में आपका कुछ अमाउंट अनक्लेम्ड हो जाता है, अदरवाइज अनक्लेम्ड होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। सर इन्वेस्टर की डेथ के केस में? अब एएमसी को पता थोड़ी है इन्वेस्टर की डेथ हुई, पैसे तो उसके जी। पड़े हुए हैं, ग्रो हम्म। होते रहेंगे उसमें। वो उसका ग्रो होते हैं। नॉमिनी क्लेम करेगा उस पैसों नहीं, को। वैसी कंडीशन में कोई ना कोई नॉमिनी तो होगा सर, वो क्लेम करेगा। हाँ बट हम्म। वो अनक्लेम्ड नहीं हुआ ना, नॉमिनी हाँ, वो जब तो गया उसने क्लेम्ड में क्लेम आ कर गया ना। दिया, अनक्लेम्ड अमाउंट तो नहीं हाँ, हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एएमसी अगले 50 साल तक कोई भी फंड में आपने पैसे डाल दिए, वो 50 साल तक ग्रो होते रहेगा। एएमसी को क्या पता इन्वेस्टर है या नहीं है। अनक्लेम्ड अमाउंट तो तब हुआ स्कीम बंद हो गई या डिविडेंड दिया और डिविडेंड आपको रिसीव नहीं हुआ। मतलब 85 आदमी। अच्छा, मजा आया? 8 नंबर फालतू ले लिए। म्यूट कर मजा लीजिए आया? प्रशांत। कौन सा में ज्यादा मजा आया? ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? 75% of the unit holder can pass a resolution to terminate the AMC or terminate the scheme। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से शायद आपको एक क्वेश्चन आ जाए, और अनक्लेम्ड अमाउंट से तो आपको 1-2 क्वेश्चन आने ही है। ओके। एम्फी कोड ऑफ एथिक्स, मैंने आपको बताया था एम्फी क्या काम करती है, एम्फी का काम क्या होता है। सो एम्फी सारे गाइडलाइंस बनाती है और सेबी से अप्रूव करवाती है, राइट। तो एक गाइडलाइन है एम्फी कोड ऑफ एथिक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसीई। एसीई एम्फी कोड ऑफ एथिक्स। तो ये गाइडलाइन क्यों बना हुआ है? ये गाइडलाइन एएमसीज की गाइडलाइंस है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी को कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए, कस्टमर के बेनिफिट के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? एसीई में। सो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज की गाइडलाइंस हैं वो एम्फी कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। एसीई एम्फी कोड ऑफ एथिक्स इज फॉर एएमसी, ठीक है। सेकंड, एम्फी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इंटरमीडियरीज के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ है जो कि गलत शब्द है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स मतलब भी डिस्ट्रीब्यूटर ही हो गए, बट वो एक कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस मतलब जो ये भी ब्रोकर ही है। एंड बैंक इंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। सो कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो म्यूचुअल फंड सेलिंग करने में इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? तो उनके गाइडलाइंस का नाम है अग्नि, एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। So Agni is for distributors या Agni is for intermediaries and AC is for AMC। ऐसा शॉर्ट में लिख दीजिए, AMC, ACE, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अग्नि। सो अग्नि का फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। In the event of breach of code of conduct by the intermediary, the following sequences of the steps initiated by MP
अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट में कोई ब्रीच होता है, जो अग्नि में गाइडलाइंस हैं उसमें अगर कोई ब्रीच होता है, तो फिर क्या स्टेप्स हैं? इन केस ऑफ in case the explanation is not received within 3 weeks, or if the explanation is not satisfactory, MFI will issue a warning letter indicating that any subsequent violation will result in the cancellation of MFI registration. पहली बार जब किसी कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी फॉल्ट किया, आपने आपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया, तो फर्स्ट एएमसी आपसे 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, तो फिर एमफी आपको एक वार्निंग देगा कि इन फ्यूचर अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपका एआरएन नंबर कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम, ओके, इफ there is a proved second violation by the intermediary, the registration will be cancelled and the intimation sent to all AMCs. Okay. So पहली बार आपको वार्निंग मिला, दूसरी बार अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया, उस केस में क्या होगा, आपका एआरएन नंबर कैंसिल हो जाएगा। अभी इस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इन लास्ट द वाले सेकेंड पर सर, वायलेशन। ये सर आपका लास्ट वाला जो लाइन है ना, हाँ, इस पर क्वेश्चन था सर। ओके, हाँ, उस पे क्वेश्चन आता है। हम्म, सो यहाँ पे आपको सस्पेंड, कैंसिल, टर्मिनेट और ऐसा 4-5 चीजें लिखी होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि सस्पेंड हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, बट आपको जो आंसर सेलेक्ट करना है वो कैंसिलेशन पे ही सेलेक्ट करना है। सो जब सेकेंड टाइम वायलेशन होता है कोड ऑफ कंडक्ट का, कोड ऑफ कंडक्ट आप सेकेंड टाइम ब्रीच करते हैं, उस केस में आपका एआरएन नंबर कैंसिल हो जाता है और ये इंटीमेशन सारी एमसीज को भेज दिया जाता है बाय एमफी। ठीक है। तो आप इन फ्यूचर कभी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ सर, ऑप्शन में ना पूरा आया हुआ था सर हाँ, कि कैंसिलेशन एंड इंफॉर्मेशन विल सेंड ऑल एएमसीज। ओके। सो कैंसिल भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर देते हैं सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को। जिससे कि पता चल जाए और कहीं और भी वो डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। करेक्ट। जी। ओके। द इंटरमीडियरी हैज अ राइट टू अपील टू एमफी। अगर कैंसिल हो गया है तो आप एमफी में अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कैंसिल हो गया सब खत्म हो गया, आप अपील करके अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम उसको कर लेते हैं। विजिबल है आप सबको? मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया? म्यूचुअल फंड इन इंडिया, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? पहला, से, सेबी। करेक्ट। सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एमफी पे टिक कर देते हैं, तो एमफी कोई भी रेगुलेटर नहीं है। एमफी सिर्फ गाइडलाइन बनाता है, उसको अप्रूव करता है सेबी। सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। 3 ऑप्शन हाँ क्या सर, क्या थे? ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। सो रेगुलेटर पूरे कैपिटल मार्केट का सिर्फ सेबी ही है, से तो भी म्यूचुअल ही है फंड का सर। सेबी ही होगा। हाँ सर, ये क्वेश्चन भी आता। अच्छा, आया था। हाँ जी, हाँ जी। Mutual fund can buy and sell securities only on delivery basis. State whether is true or false. म्यूचुअल फंड स्कीम्स कोई भी स्टॉक को डिलीवरी बेसिस पे ही खरीद सकती हैं, ये सही है या गलत है? और मैं आपको रिमाइंड करने के लिए बता दूं कि कल ही हमने इस पे बात किया था। It's true, sir. कोई है जिसका आंसर फॉल्स हो? सर डिलीवरी लेना चाहिए सर, और तो कोई होने चांस ही नहीं है। म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, ये आपकी बात नहीं, इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही है। आपने तो पैसा दे दिया म्यूचुअल फंड स्कीम को, अभी उसको मैनेज कौन कर रहा है? फंड मैनेजर। सो फंड मैनेजर जो भी खरीदना बेचना होगा फंड मैनेजर खरीदेगा। तो ऑप्शन डिलीवरी मतलब क्या होता है? एक तो होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने स्टॉक खरीदा और बेच दिया, आपके डीमैट अकाउंट में आया ही नहीं, आज ही आपने खरीदा आज ही आपने बेच दिया। लेकिन आज आपने खरीदा 2 दिन या 3 दिन के बाद आप बेचते हो, तो आप उस स्टॉक की डिलीवरी लेते हो अपने डीमैट अकाउंट में।
तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिलीवरी लेना ही होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। मतलब फंड मैनेजर एक ही दिन में किसी भी स्टॉक को खरीद और बेच नहीं सकता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ट्रू। What minimum percentage of mutual fund scheme corpus must be invested in equity and equity related instrument in case of equity linked saving scheme ELSS? ELSS में मिनिमम कितना परसेंट इक्विटी होना चाहिए? आई थिंक सर 70 होना चाहिए। 80% सर, 80 और कोई? 80%। ओके, और किसी का आंसर है कुछ? सीमा आप बताइए। ELSS स्कीम में मिनिमम इक्विटी कितना परसेंट होना चाहिए? सर 65%। 80%। ELSS स्कीम में इक्विटी एक्सपोजर मिनिमम 80% होना ही चाहिए। नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ये ELSS की बात हो रही है। हाँ, सारी स्कीम में डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशंस है जो मैंने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऑफ फॉर म्यूचुअल फंड? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के रिस्पेक्ट से कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? फर्स्ट, SEBI has permitted celebrity endorsement in the industry level for the purpose of increasing the awareness of the mutual fund. SEBI ने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट को परमिट किया है इंडस्ट्री लेवल पे प्रमोट करने के लिए। क्यों किया है? म्यूचुअल फंड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो पहला आंसर ये है। दूसरा, SEBI has permitted celebrity endorsement for the प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम। सेबी ने किसी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट को परमिट किया है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है सेलिब्रिटी कैन इंडोर्स ओनली NFOs। तीसरे ऑप्शन में सेलिब्रिटी सिर्फ और सिर्फ न्यू फंड ऑफर्स या जो नए फंड लॉन्च हो रहे हैं उनको ही प्रमोट कर सकता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेलिब्रिटी कैन इंडोर्स ओनली ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम। सेलिब्रिटी ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट कर सकते हैं जो ऑनगोइंग है, जो ऑलरेडी चल रही हैं। तो कौन सा आंसर सही है? सर और कोई? यही करेक्ट है सर, क्योंकि वो ओवरऑल म्यूचुअल फंड के लिए बोल सकते हैं बस। ओके, किसी का आंसर अपार्ट फ्रॉम ए है? करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्री लेवल पे ही सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हो सकता है, ना कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी स्पेसिफिक, ना ही स्कीम स्पेसिफिक। इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सिर्फ प्रमोट किया जा सकता है। किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए अगर सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का भी नाम नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है। और क्यों? अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले हाँ म्यूचुअल फंड सही है, इसको भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना चाहिए। इन्वेस्टर हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू हाउ मेनी नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड फोलियोज। सो इन्वेस्टर को कितने नॉमिनी अपॉइंट करने का राइट है? 3 सर। और कोई? करेक्ट है सर। ओके, सो अप टू 3 नॉमिनीज को हम अपॉइंट कर सकते हैं और सबको अलग अलग हम एलोकेशन भी दे सकते हैं। अगर हम किसी को 50% देना चाहते हैं और 2 को 25 देना चाहते हैं, हम दे सकते हैं। तो हमें, अगर हम 3 नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि हमें कितना परसेंट किसको देना है, ये लिखना जरूरी है। ओके, सो कल हमारा वैसे लास्ट डे होगा ट्रेनिंग का, और अगर कल कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं आप सबको वीडियोस शेयर कर दूंगा। और वैसे हम 5 मिनट का ब्रेक लेके 10 मिनट एक बार इसके स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे भी बात करते हैं। सो 5 मिनट ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ही कुछ होगा। मीन्स
कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके किसी स्कीम की इंफॉर्मेशन, किसी एएमसी की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, जिसके बारे में शॉर्ट में हमने भी जस्ट बात किया है। So investor need to note that their investment are governed by the principle of caveat emptor. Let the buyer beware. That an investor is presumed to have read and understood the scheme related documents before investing in the mutual fund schemes. So caveat emptor क्या होता है? मतलब इन्वेस्ट बायर्स बिवेयर, कोई भी चीज बाय करने से पहले आपको पहले ही बता देना उस चीज के बारे में। तो जैसे म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझा जाता है, बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि आपने पूरी तरह से सोच समझ के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अभी स्कीम में आपका कोई नुकसान होता है, आपका प्रॉफिट होता है या कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। ठीक है। अब जो लाइन लिखी जाती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। सो ये डॉक्यूमेंट्स होते कौन से हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को इंडिकेट कर रही है लाइन? तो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या होता है? विच हैज डिटेल्ड ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिड। अभी इस पेज से ही आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इस पेज से। तो आप इस पेज को ध्यान से समझिएगा, कोई क्वेश्चन आता है तो आप बताइए। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, साई। सिड एंड साई दो डॉक्यूमेंट होते हैं। सिड किसी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप, एक बुक होती है सिड, आप उसको पढ़िए। अगर उस म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिसने जो स्कीम को रन कर रही है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा? साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। So SID is for scheme and SI is for AMC. Okay. In stand to reason that the single SAI is relevant for all the schemes offered by the mutual fund, in practice, SID and SI are two separate documents. Though the legal technically is that SI is the part of SID. Okay. So usually क्या कहा जाता है कि मीन्स एक्चुअली होता क्या है, सिड एंड साई दोनों सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, बट यूजुअली कहा क्या जाता है कि साई इज पार्ट ऑफ सिड। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। एक म्यूचुअल फंड की कंपनी का नाम है यूटीआई म्यूचुअल फंड। यूटीआई म्यूचुअल फंड की ढेर सारी स्कीम्स हैं। पहला यूटीआई स्मॉल कैप फंड, दूसरा यूटीआई मिड कैप फंड। सो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। विजिबल है आप सबको? ओके। सो अगर आपको यूटीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे? कोई बताएगा आप में से? सिड सर, SID। करेक्ट, सिड आप पढ़ोगे। मतलब ये स्कीम का एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे सिड। सिड कब प्रिपेयर हुआ था? जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो ही इसका सिड बना दिया गया था। तो इस स्कीम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिड पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में चाहिए तो इस स्कीम का अलग सिड होगा। ये स्कीम के बारे में, ये स्कीम अलग है तो इसका सिड अलग होगा। करेक्ट। बट इसका 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 कौन सी कंपनी ऑफर कर रही है इन सारे फंड्स को? यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा? साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो आपने देखा सिड अलग अलग है, इन सारी स्कीम्स के लिए सिड अलग अलग होंगे क्योंकि सारी स्कीम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। बट इन सब स्कीम के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच होगा जो एएमसी के बारे में बताएगा। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? साई। सो साई इन सबके लिए कॉमन है क्योंकि एक ही एमसीए सारी स्कीम्स ऑफर कर रही है।
तो साई इन सबके लिए कॉमन होगा, सिड इन सबके लिए अलग अलग होगा। तो सिड और साई दोनों अटैच डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब सिड तो डिफरेंट डिफरेंट है, साथ में साई को अटैच कर दिया गया इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो क्या कहा जाता है कि साई इज द पार्ट ऑफ सिड, मतलब साई सिड का ही एक पार्ट है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो साई इज कॉमन फॉर ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम और सिड इज डिफरेंट फॉर ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके। अभी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं सिड में? अभी सिड में होता क्या क्या चीजें होती हैं? कंटेंट्स ऑफ म्यूचुअल स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, म्यूचुअल फंड स्कीम डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आप पेज पलटते जाएंगे तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वे में, सेम फ्लो में आपको उस डॉक्यूमेंट में भी दिखेगा। तो सिड और साई से भी प्रिस्क्राइब करती है, डिजाइन उसको एम्फी करेगी, मतलब अप्रूव उसको से भी करेगी। मतलब सिड या साई एक फॉर्मेट में होना चाहिए। जितनी भी कंपनीज के सीड और साई होते हैं वो सारे कॉमन होते हैं, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन तो अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है, बट उनका फॉर्मेट कॉमन होता है, क्योंकि वो फॉर्मेट अप्रूव कौन करता है? सेबी। सिड और साई को अप्रूव नहीं करती, उसके फॉर्मेट को अप्रूव करती है सेबी। सो कंटेंट क्या होते हैं? सबसे पहले रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में दो पार्ट होते हैं, पहला स्टैंडर्ड रिस्क, दूसरा स्कीम स्पेसिफिक। तो जैसे कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लैक्सी कैप हो, कुछ भी हो, उसमें एक स्टैंडर्ड रिस्क है। सारे इक्विटी फंड है तो इक्विटी मार्केट का एक स्टैंडर्ड रिस्क है, उस रिस्क के बारे में आपको बताया जाएगा सबसे पहले। फिर वो स्पेसिफिक स्कीम में कितना रिस्क है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद प्रोविजन रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द स्कीम। अब मिनिमम स्कीम में कितने इन्वेस्टर होने चाहिए, उसका क्या प्रोविजन है, वो दूसरा पॉइंट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्कीम को चलाने के लिए मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए। नोट कर लीजिएगा, किसी भी स्कीम में मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए तो ही स्कीम चलेगी। 20 से ज्यादा कितने भी हो, वैसे 20 पेट में मेरे इन्वेस्टर आज दर्द तक हो ऐसा रहा हुआ बड़ा। नहीं है, बट मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए। सर ये क्वेश्चन आया था आज। हाँ जी, एक क्वेश्चन और आया होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम यूनिट, एक एक इन्वेस्टर वो मैक्सिमम देखो मामा कितनी और यूनिट्स होल्ड कर टमाटर सकता है? दैट इज टमाटर 25%। सो एक यहाँ पे पॉइंट 20 नहीं 25 बहुत आप हैं नोट 4 कर लीजिए। टमाटर कितने सो स्कीम के अंदर मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? 20। एक इन्वेस्टर 25% से ज्यादा यूनिट होल्ड नहीं कर सकता। मतलब इसका क्या है? कोई स्कीम ने के पास 1 करोड़ यूनिट्स है, मतलब स्कीम ने 1 करोड़ यूनिट्स मार्केट में बेचे हैं, तो किसी एक इन्वेस्टर के पास 25 लाख से ज्यादा यूनिट्स नहीं हो सकते हैं। सो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल 2025। सो एक स्कीम में मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए। तो आपने इसका आंसर सही किया था सचिन? किसका एग्जाम था आज? मतलब दो लोग ने बोला कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। सर एक तो मेरा था मंजरी। क्लियर हो गया आपका? यस सर। वेरी गुड। कितने मार्क्स आए? सर मार्क्स तो कम है लेकिन सर क्लियर हो गए, 58 आए हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ट्रेनिंग हेल्प करी आपकी, जो पहले की ट्रेनिंग्स हुई थी? सर करी है। ओके। तो ये क्वेश्चन आपने सही किया था, गलत? सर सही था। ओके। 20 मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए स्कीम में। ओके। सेकंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। अभी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, नेम एंड टाइप ऑफ द स्कीम। पहला, नेम एंड टाइप ऑफ द स्कीम, किस टाइप की स्कीम है, इक्विटी है, डेट है, या फिर हाइब्रिड है, और उसकी सब कैटेगरीज, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, सॉरी ई गायब है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। वो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब आप समझ रहे होंगे, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, किसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और वो स्कीम को किस तरह से, किस वे में मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में। उसके बाद एसेट एलोकेशन पैटर्न, तीसरा टॉपिक होगा एसेट एलोकेशन पैटर्न।
कितना परसेंट इक्विटी में जाने वाला है, कितना डेट में जाने वाला है, कितना गोल्ड में जाने वाला है, कितना एसेट कहाँ कहाँ पे एलोकेट होने वाला है स्कीम में, ये रहेगा। उसके बाद वेयर विल द स्कीम इन्वेस्ट, स्कीम कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, तो ये यही चीज हो गया, मतलब वेयर विल द स्कीम इन्वेस्ट, कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी और कितना परसेंट इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी यूज करेगी, मतलब कि कितना परसेंट मार्केट ऊपर जाएगा तो इक्विटी कितना परसेंट रहेगा, मार्केट नीचे आएगा तब इक्विटी कितना रहेगा, डेट कितना रहेगा, क्या उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी है स्कीम को मैनेज करने की, वो होगा। उसके बाद फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट मतलब उसका अल्फा कितना है, उसका बीटा कितना है, उसका शार्प रेशियो कितना है, उसका ट्रेनर रेशियो कितना है, जो उसका मीन्स जितने भी स्टॉक्स हैं उनका क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में मिलेगा। बेंचमार्क, स्कीम का बेंचमार्क क्या होगा वो आपको मिलेगा। मैनेजर्स ऑफ द स्कीम, अभी स्कीम के फंड मैनेजर कौन से हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस, कौन कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्ट हैं उस स्पेसिफिक स्कीम में, वो आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द स्कीम, अगर पुरानी स्कीम है तो उसका परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मिलेगा। इस पेज से आपको एक से दो क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको ध्यान से समझिए। यूनिट एंड ऑफर, टोटल कितने यूनिट्स हैं, क्या मींस यूनिट्स एंड ऑफर। अभी यहाँ पे सिंपल यूनिट एनएवी प्राइस ही लिखा होता है, कौन से प्राइस पे आपको एनएवी मिल रही है या कौन क्या प्राइस चल रहा है। उसके बाद फीस एंड एक्सपेंसेस, उस स्कीम को मैनेज करने के लिए कितने एक्सपेंसेस हैं, कितना परसेंट एक्सपेंस लगेगा, कितना चार्ज है। राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर्स के क्या राइट्स हैं, जो मैंने आपको राइट्स में दिखाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने उस पढ़ाई की, वो भी यहाँ पे लिखा होगा। जनरल यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन, पेनाल्टीज, लिटिगेशन, उस स्कीम पे जो भी पेनाल्टीज या कुछ भी ऐसा होगा वो सारी चीजें वहाँ पे होंगी। एलिजिबल इन्वेस्टर, कौन कौन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन होगा। स्कीम सुटेबिलिटी, स्कीम किन्स के लिए सुटेबल है, कौन से लोग उसके टारगेट ऑडियंस हैं, कौन से टारगेट कस्टमर हैं, ये भी लिखा होगा। रिस्कोमीटर, कितना रिस्क है स्कीम में, ये चीज वहां पे मेंशन होगी। रिस्कोमीटर एक मीटर होता है एक्चुअली, वहां पे कितना रिस्क है वो इंडिकेट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो स्कीम से रिलेटेड ही हो सकती हैं। तो ये होता है रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर दिखाता है, जैसे मान लीजिए कोई इलिटरेट पर्सन है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में सबसे फ्रंट पेज पे ये चीज बना होता है। तो इससे देख सकता है वो कि स्कीम में कितना रिस्क है। तो 6 लेवल ऑफ रिस्क होते हैं। पहला लो रिस्क, लो रिस्क कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होगा, आप में से कोई बताएगा जो लो रिस्क कैटेगरी में आएगा। सर कोई भी? डेट, यस राशि। सर जो डेट के होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए या ईटीएफ्स हो गए। हम्म, नहीं, ईटीएफ तो रिस्की होगा ना, गोल्ड का प्राइस ईटीएफ तो ऊपर नीचे हो रिस्की जाए। है। हाँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, डेट में भी कम रिस्क वाले गिल्ड डेट सिक्योरिटीज, गिल्ड। जो मनी मार्केट में आते हैं, जैसे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, वो सब आते हैं लो कैटेगरी में, लो रिस्क कैटेगरी में, जिनमें बहुत कम रिस्क होता है। उसके बाद आता है लो टू मॉडरेट रिस्क, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स एक्सक्यूज होते मी हैं। सर, सर हाँ ये मंजरी, गिल्ड सिक्योरिटी आती है वो कौन से उसमें है? सॉरी, गिल्ड सिक्योरिटीज होती है ना सर, वो भी लो वो रिस्क इसमें आ होते हैं, जाएगा, गिल्ड सिक्योरिटीज सर। इसमें आ अच्छा, जाएगा। लो टू मॉडरेट रिस्क। हाँ, मॉडरेट रिस्क इसमें क्या आएगा, जैसे सेविंग स्कीम्स होती है 90%, सॉरी, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं 70 to 90% तक डेट रहेगा, और थोड़ा सा इक्विटी रहेगा, वो मॉडरेट रिस्क में आ जाएगा। मॉडरेटली हाई रिस्क में क्या आएगा, जिसमें जैसे बैलेंस्ड फंड होते हैं 60 to 40% का रेशियो मेंटेन करते हैं, 60% इक्विटी 40% डेट, या 40% इक्विटी 60% डेट, वो आ जाएगा मॉडरेटली रिस्क में। हाई रिस्क में कौन सा आएगा, जिसमें इक्विटी 80-90% तक है, डेट उसमें 10 to 20% तक है, इसके आसपास है, वो हाई रिस्क में आ जाएगा। वेरी हाई रिस्क में क्या आएगा, जिसमें 100% इक्विटी है, वो वेरी हाई रिस्क में आ जाएगा।
तो ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअली स्कीम में कितना रिस्क है। तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये चीज देख के वो समझ जाएगा। अभी कैसे कर दिया है, ग्रीन से रेड में आ जाता है, इधर ग्रीन होगा धीरे धीरे रेड होते रहेगा। तो कलर से भी आप समझ सकते हैं कि इसका अगर तीर रेड कलर में ज्यादा है तो ज्यादा रिस्की होगा। सो ये होता है रिस्कोमीटर। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं? तो पहला, ओके, every mutual fund on its website provide for download of its SAI, मतलब statement of additional information. However, investor have right to ask for a printed copy of SAI. Though the MFI website www.mfindia.com, investor can access SAI of all mutual funds. सो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाके साई डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप फिजिकल मंगा सकते हैं उनसे, या फिर आप एमफी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। एमफी की वेबसाइट पे किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कोई भी कंपनी का किसी भी फंड का कोई परफॉर्मेंस चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। सो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मतलब कौन कौन से की पर्सन होते हैं, जैसे उसका स्पॉन्सर कौन है, उसका ट्रस्टी कौन है, उसका ऑडिटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, फंड अकाउंटेंट कौन है, और ये क्या बोलते हैं, कस्टोडियन कौन है। ये सारी चीजें आपको पहले पार्ट में मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या हाउ टू अप्लाई। राइट ऑफ यूनिट होल्डर, इधर भी आपको राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स मिल जाएंगे। टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन, सो उस कंपनी के जितने भी टैक्स, मतलब जीएसटी नंबर आपको चाहिए, या फिर लीगल इंफॉर्मेशन, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई, एमसीए नंबर क्या है उसका, ट्रस्ट डीड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन मतलब उस कंपनी का क्या इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, क्या है लाइबिलिटीज, एसेट्स, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इन्वेस्टर ग्रेवियंस, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर ग्रेवियंस रिड्रेसल यहाँ पे होना चाहिए, मतलब स्कीम के डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। सो इन्वेस्टर ग्रेवियंस रिड्रेसल, कितने ग्रेवियंस रिड्रेस हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं, ये आपको कहाँ पे दिखेगा, साई में दिखेगा। सो ये सब चीजें मेंशन्ड होती हैं साई में। क्लियर है अभी तक? उसके बाद की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है, मैंने आपको बताया सिड एंड साई दोनों को छोटा बना के एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसको साई बोलते हैं। जैसे सिड और साई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होते, सब इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स को पढ़ नहीं सकते, तो दोनों को समराइज करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, उनके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनाया गया, मतलब उनकी पार्ट्स को निकाल के एक अलग डॉक्यूमेंट बनाया गया, सिड से और साई से भी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन को समराइज करके एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं किम, KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सो किम डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, चाहे तो आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप फिजिकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर्म पे साइन करके तो आपको एक मोटी बुक मिलती है। तो बुक में कुछ पार्ट तो होते हैं जिसमें फॉर्म होते हैं जहाँ पे आप साइन करते हो, अदर पार्ट्स जो होते हैं वही किम होते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होके आता है, तो दैट इज किम। ये क्वेश्चन आया था। सो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आता है, किम। पर्टिकुलर ये सब पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा जैसे सर चेंजेस से आ जाते हैं ना। हाँ, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आए आप उस पर आंसर दे सकते हो। अब इसमें कंटेंट्स क्या होते यस हैं, सर। नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर, स्कीम, ये तो हो गया जो साई से उठाया है। डेट ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग, रीओपनिंग, फॉर सेल, परचेज, मतलब कोई भी जैसे इंटरवल फंड है तो कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, कोई क्लोज एंडेड फंड है तो कब क्लोज होगा, कोई ओपन एंडेड फंड है तो क्या एनएवी प्राइस चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये साई से, ये सिड से उठाया है। एसेट एलोकेशन पैटर्न, ये भी साई से सिड से उठाया है। प्लान एंड ऑप्शन, ये भी सिड से उठाया है। बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, बेंचमार्क,
अब परफॉर्मेंस यहाँ पे लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन, ये भी दिखाना मैंडेटरी है। एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम, स्कीम के एक्सपेंसेस एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रेवियंस भी यहाँ पे होगा। सो की इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अगर आपको अभी लिखने में लिख नहीं पा रहे हैं या आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप ये वीडियो वापस देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, अडेंडम, आपको क्वेश्चन आएगा इज द अडेंडम इज पार्ट ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। While the SID, SAI and KIM need to be updated periodically, the interim changes are uploaded through the issuance of such addendum. Okay, SID, SAI और KIM। हाँ मंजरी, कोई क्वेश्चन है? हाँ नहीं सर, मैं कह रही थी ये क्वेश्चन प्रॉपर यही क्वेश्चन आया था सर अडेंडम का, अच्छा, इंटरिम चेंजेस वाला सर। ओके। सो क्या होता है, SID, SAI और KIM, इनको एक फिक्स इंटरवल के बाद अपडेट किया जाता है, जो कि 6 महीने और 1 साल है। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। बट अगर बीच में, जैसे आज कोई भी डॉक्यूमेंट आज सीट को अपडेट कर दिया, 6 6 महीने पे मान लीजिए अपडेट होता है सीट, तो 6 महीने में अपडेट हो गया, 2 दिन के बाद वो स्कीम में कोई चेंजेस होते हैं, तो वो इन्वेस्टर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जिसको एडेंडम के थ्रू पहुंचाया जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। The addendum is considered to be the part of scheme related document and must comply with KIM. So जब भी कोई अडेंडम आता है, पहली बात तो सारे इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करना होता है थ्रू मेल, मैसेज, जिसके भी थ्रू करना चाहे एमजी। उसके बाद उसको किम में अटैच कर दिया जाता है, उस अडेंडम को किम जो डॉक्यूमेंट होगा स्कीम का उसमें अटैच कर दिया जाएगा। सो अडेंडम इज द पार्ट ऑफ किम। सो अडेंडम क्या होता है, कोई इंटरिम बीच में कोई चेंज हुआ, कोई स्कीम के मीन्स अपडेशन, जैसे 6 महीने में इसको अपडेट करना है, तो इन 6 महीने के बीच में अगर कोई चेंज हुआ तो उसको कैसे डालेंगे, वो अडेंडम के थ्रू जाता है, कहाँ पे अटैच किया जाता है, किम में। ओके, अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रेगुलेटरी प्रोविजंस। अभी सिड को देखिए, डॉक्यूमेंट तो एक बार बन गया, जब स्कीम लॉन्च हुई डॉक्यूमेंट बन गया। अब स्कीम में चेंजेस भी होते रहते हैं, उसके फंड मैनेजर चेंज होते रहते हैं, टीम चेंज होती रहती है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं चेंज होते, स्ट्रेटजी वगैरह चेंज होती रहती है। तो ऐसे केस में सिड को अपडेट करना भी जरूरी है। तो कब अपडेट करना जरूरी है, तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। सो फर्स्ट हाफ जब एंड हो जाएगा, एंड होने के अगले 1 महीने तक सिड को अपडेट करना जरूरी है। सेकेंड हाफ में भी, जैसे मान लीजिए मार्च में एक हाफ खत्म हुआ, तो अप्रैल 31 तक सिड को अपडेट करना मैंडेटरी है। उसके बाद दूसरा हाफ कब खत्म होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 31 सितंबर को पहला हाफ खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो अक्टूबर 31 तक ये सिड अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे ही आधा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद के 1 महीने के अंदर सिड अपडेट हो जाना चाहिए। क्लियर है? सितंबर एंड मार्च, अभी सितंबर में हाफ ईयर कंप्लीट हो गया, इसके बाद 1 महीने के अंदर अपडेट करना होगा सिड को। अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट्स। ओके, अपडेशन ऑफ सिड। सो सिड तो हमने बात कर लिया। अपडेशन ऑफ साई, साई को ईयरली अपडेट किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो स्कीम की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उनको हाफ ईयरली अपडेट किया जाता है, और साई को ईयरली अपडेट किया जाता है। मतलब साल कंप्लीट कब होता है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ईयर कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 महीने के अंदर साई को अपडेट करना मैंडेटरी है। और किम को कब अपडेट किया जाता है, अभी किम, सिड और साई दोनों का समरी है, तो सिड एक्चुअली हर 6 महीने पे अपडेट हो रहा है, तो किम भी हर 6 महीने पे ही अपडेट होगा। सो सिड एंड किम 6 मंथ्स में अपडेट होता है, एंड साई 1 ईयर में अपडेट होता है। ठीक है, इसको अपडेट होने के लिए 3 महीने का टाइम मिलता है। ईयर कंप्लीट हुआ तो साई को अपडेट करने के लिए 3 महीने का टाइम मिलेगा, किम और सिड को 1 महीने का टाइम मिलेगा हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से।
ओके, सो ये इस पे हम कल आते हैं। कल आप सब के लिए कंफर्टेबल होगा 11 o'clock को ज्वाइन करना ट्रेनिंग? यस सर। ओके, डन। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। हम कल से कंटिन्यू करते हैं अदर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए, प्रिपेयर करिए, कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पूछिए। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग दिया था थ्रू आईसीआईसीआई फाउंडेशन, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे कॉल्स आते थे क्वेश्चंस पूछने के लिए, बट अभी नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉल्स नहीं आ रहे मतलब इंटरेस्ट नहीं है या लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। तो आप चाहे चाहे तो मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू जब अभी आप रिवाइज कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछिए।